नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार ऑनलाइन स्टडी गंगा चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगामी जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता के लिए जल्द ही कुछ रिक्त पद आने वाले हैं। इसके लिए आप तैयार रहिए। आपको प्रशिक्षित स्नातक यूपी टीजीटी के सिलेबस में क्या पढ़ना है, हम सिलेबस की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी विषय की तैयारी के लिए पाठ्यक्रम का जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पढ़ना क्या है। जब तक आप पाठ्यक्रम नहीं जानेंगे तब तक आप तय नहीं कर पाएंगे कि आपको पढ़ना क्या है। आप बहुत जो चीज़ें नहीं पढ़नी होती है उस पर भी ज़्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपना समय अनावश्यक चीज़ों पर ना बर्बाद करके सबसे पहले आप इस बात को जानिए कि हमें पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, किन किन विषयों किन किन टॉपिक को पढ़ना है। आप उसी पर अपना समय दीजिए, तो समय को और अन्य चीज़ों पर बर्बाद न करिए। तो प्रशिक्षित स्नातक सामाजिक विज्ञान के विषय में जो भी विद्यार्थी इसमें बैठना चाहते हैं, जो भी अभ्यर्थी इसमें बैठना चाहते हैं, उनके लिए 4 विषयों में से 2 विषयों का चुनाव करना होता है, जिसमें आपका भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास और अर्थशास्त्र, इन 4 विषय आपके पेपर में होंगे। इन 4 विषयों में से इन चारों का जो प्रश्न पत्र है वह एक ही साथ आपको मिलता है और इनमें से किन्हीं 2 को आपको सेलेक्ट करना होगा। एक इतिहास और भूगोल, ये 2 मुख्य हैं, जिनमें से एक इतिहास या भूगोल में से एक कंपलसरी रहेगा। अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र में से आप किसी भी एक का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो भी विद्यार्थी यूपी टीजीटी की परीक्षा में बैठना चाहते हैं, चाहे वो भूगोल का विद्यार्थी हो चाहे वह इतिहास का हो, उसके लिए नागरिक शास्त्र सबसे अच्छा होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र थोड़ा कठिन होता है और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और इसमें जो है आपको समस्या आ सकती है। लेकिन नागरिक शास्त्र की अर्थशास्त्र की अपेक्षा जो नागरिक शास्त्र का सिलेबस है ये आपके लिए काफ़ी आसान होगा। जो विद्यार्थी अर्थशास्त्र के हैं, अगर उनकी इच्छा है, चॉइस है, तो वो चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादातर जिनका नागरिक शास्त्र अच्छा है और ख़ास करके जो इतिहास के विद्यार्थी, उनके लिए तो नागरिक शास्त्र एकदम फिट बैठता है। जो भूगोल के भी विद्यार्थी हैं तो उनके लिए भी अगर वह नागरिक शास्त्र का चुनाव करें तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र थोड़ा कठिन होता है और इसमें आपको नागरिक शास्त्र की अपेक्षा बहुत ज़्यादा ही वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिलेबस क्या है, इसमें हम आज चर्चा करते हैं। प्रशिक्षित स्नातक के सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय में आपको क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, जिसकी फीस और मोबाइल नंबर आपके डिस्प्ले पर दिया हुआ है। आप दिए हुए मोबाइल नंबर पर कॉल कर या मैसेज करके अपना नाम पता नोट करवा सकते हैं। आपको जो है उस पर सारी जानकारियां मिल जाएंगी। आप आसानी से घर बैठे जो है आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपने सिलेबस की चर्चा करेंगे। भूगोल जो है, भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ने हैं। तो भूगोल के अंतर्गत कुल 9 टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला आपका भौतिक भूगोल है, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, मानव भूगोल, मानव अधिवास, आर्थिक भूगोल और भारत का भूगोल। तो भूगोल के अंतर्गत कुल इस 9 टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। इन 9 टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, इसके हम संक्षेप में चर्चा कर दे रहे हैं। देखिए, भौतिक भूगोल के अंतर्गत आपका सौरमंडल, सौरमंडल की रचना, उसके तारों की उत्पत्ति, उनका निर्माण, सौरमंडल का निर्माण, ग्रहों की उत्पत्ति, उनकी रचना, उनका व्यवस्थित क्रम, उनका निर्माण। इसके अलावा हमारे पृथ्वी की सौरमंडल में स्थिति क्या है, इसके बारे में, अक्षांश और देशांतर, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर कैसे खींचा जाता है, कैसे उसका अक्षांश देशांतर का निर्धारण होता है, अक्षांश देशांतर होते क्या हैं, अक्षांश देशांतर की स्थितियां क्या है, कैसे हम अक्षांश देशांतर के माध्यम से किसी स्थान का
किसी क्षेत्र के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ग्रहों के बारे में, इसके अलावा जो हमारा टाइम जोन है, समय का निर्धारण अक्षांश और देशांतर पर या ग्लोब पर, मानचित्र पर, या हमारा जो स्थानीय समय है, प्रमाणिक देशांतर रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, यानी अक्षांश और देशांतर से संबंधित सारी जानकारियां जो है ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत आपको पढ़नी है। इसके बाद आता है आपका स्थल मंडल। स्थल मंडल के अंतर्गत पृथ्वी के बाह्य स्वरूप, उसके धरातल पर दिखाई देने वाले जितने भी प्राकृतिक स्वरूप हैं उन सब के बारे में अध्ययन करना। यानी हमारे धरातल के ऊपर जितने भी उच्चावच है, इस तरह के लिए जो भी उच्चावच है उन संपूर्ण उच्चावच का अध्ययन करना है। धरातल यानी चट्टान, चट्टानों की संरचना, चट्टानों के प्रकार, पर्वत, पर्वतों की उत्पत्ति, नदियाँ, नदियों की घाटियाँ, नदियों द्वारा बनाए हुए स्थल रूप, अपर्दन, अपक्षय, डेविस का अपर्दन चक्र, विभिन्न अपर्दन के प्रक्रमों द्वारा बनाए हुए स्थल रूप, इन सब बातों का अध्ययन जो है वह स्थल मंडल के अंतर्गत करेंगे। इसके अलावा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से संबंधित ज्वालामुखी की परिभाषा, उसकी उत्पत्ति, उत्पत्ति के कारण, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के स्थल रूप, ज्वालामुखी का वितरण क्षेत्र, इसी तरह से अपक्षय, अपर्दन, अपक्षय और अपर्दन के फलस्वरूप बनने वाले स्थल रूप, नदी घाटियाँ, नदियों का द्वारा होने वाला निम्नीकरण, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, इन सभी बातों का अध्ययन जो है वह हमको स्थल मंडल के अंतर्गत करना है। इसके बाद आते हैं हम वायुमंडल। तो वायुमंडल में वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल में पाई जाने वायुमंडल की संरचना, उनका संगठन यानी उनका निर्माण कैसे हुआ है, उसमें पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की गैसें, उनकी मात्रा, उनका प्रतिशत। इसके अलावा तापमान, तापमान का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण, तापमान की विलोमता, वायुदाब पेटियाँ, इसके अलावा वर्षा, इसके अलावा हमारे वायुमंडल में होने वाली जो भी क्रियाएं हैं, आंधी, तूफान, पाला, कोहरा, बादल, इन सब बातों का अध्ययन जो है वह वायुमंडल के अंतर्गत किया जाएगा। इसके बाद आता है हमारा जलमंडल। तो जलमंडल के अंतर्गत हमारे पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल राशियाँ, जिसमें बड़ी जल राशियाँ, जिसमें खास करके महासागरों का अध्ययन किया जाता है। महासागर, विश्व में कितने महासागर, उनकी स्थिति, सागर की सतह के जल का तापमान, गहराई तक तापमान यानी सतह के ऊर्ध्वाधर तापमान, क्षैतिज तापमान, लवणता, इसके अलावा जल राशियाँ, आपकी जल राशियाँ, इन सब बातों का अध्ययन जो है वह जलमंडल के अंतर्गत किया जाएगा। फिर आता है जैवमंडल। तो जैवमंडल के अंतर्गत हमारे पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवित जीव यानी वनस्पति और जंतुओं का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। वनस्पतियों की उत्पत्ति, उनका वितरण, वनस्पतियों के प्रकार, उनके उद्भव, इसी तरह से जंतुओं का प्रकार, उनका उद्भव, विश्व में उनका वितरण, उनकी संरचना, ये जैवमंडल के अंतर्गत अध्ययन होगा। इसके बाद हमारा जो छठवां टॉपिक है वह मानव भूगोल। मानव भूगोल यानी मानव का इस पर्यावरण के साथ क्या अंतर संबंध है, इसके अलावा कुछ सैद्धांतिक विवेचन है। मानव भूगोल के संबंध में बहुत सारे विद्वानों ने अपने कुछ सैद्धांतिक विवेचन दिए हैं, जिसमें ब्लास हैं, रेटजल हैं, सैम्पुल हैं, डेविस हैं, पेंक हैं, इसके अलावा ब्रूंस हैं। इन विद्वानों के जो है विचार पढ़ने हैं हमको। इसके अलावा मानव प्रजातियों के बारे में पढ़ना है, हमारी कुछ आदिम जातियां हैं उनके बारे में पढ़ना है, विश्व जनसंख्या का वितरण, जातियां, प्रजातियां, इसके अलावा आदिम जातियां जिसमें आपका किर्गिज, बुशमैन, एस्किमो, इनके बारे में जो है अध्ययन करना है। इसके अलावा मानव की विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, उनका व्यवहार, उनकी रचना, उनका कार्य व्यवहार, इन सब बातों का अध्ययन जो है वह मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है।
मानव अधिवास यानी उनके निवास स्थान से। तो इस अधिवास में मानव कहीं भी रहता है तो वहाँ पर अपने रहने के लिए एक छत जरूर बनाता है। तो अधिवास के अंतर्गत टूटी फूटी झोपड़ी से लेकर के विशाल अट्टालिकाओं तक का अध्ययन होता है। तो इसमें मानव द्वारा प्रारंभिक निर्मित अधिवासों के प्रकार, उनके वितरण, उनकी आकार की, उनकी मॉर्फोलॉजी, इन बातों का अध्ययन होगा। इसी तरह से ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास, दोनों प्रकार के अधिवासों का जो है इसमें हमें अध्ययन करना है। आर्थिक भूगोल यानी ये हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, यानी मानव द्वारा की जाने वाली समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन जो है वह आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसमें प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं और तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में आपका वन, कृषि, खनन, इन बातों का अध्ययन, यानी कृषि के प्रकार, विभिन्न प्रकार की फसलें, गेहूं, जौ, चना, मटर, गन्ना, चुकंदर, हमारी औद्योगिक फसलें, व्यापारिक फसलें, हमारी खाद्यान्न फसलें, इन सब फसलों का अध्ययन। इसके अलावा हमारा जो खनिज संसाधन है, इसमें कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, यूरेनियम हो गया, तांबा, लोहा, जस्ता, इन जितने भी खनिज जो है वह भूमि से निकाले जाते हैं, उन खनिजों का, उनके शोधनशालाओं का, तेल की उत्पत्ति क्षेत्रों, तेल शोधनशालाओं, इसके अलावा यातायात, पत्तन और हमारे जो भी औद्योगिक या अर्थव्यवस्था से संबंधित क्रियाएं हैं, उन सब बातों का अध्ययन जो है वह आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाएगा। तो आर्थिक भूगोल में मानव की समस्त आर्थिक क्रियाओं या उसकी प्राथमिक आर्थिक क्रिया, जिसमें कृषि में आपका गन्ना, चाय, चुकंदर, गेहूं, जौ, चना, मटर, इसके अलावा वनों से संबंधित जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं, लकड़ी काटना, वनों के प्रकार, वनों पर आधारित विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे, खनन, इसमें तांबा, लोहा, जस्ता, हीरा, इसके अलावा पेट्रोलियम, इन सब का उत्पादन, इनका वितरण, औद्योगिकीकरण, उद्योग धंधे, औद्योगिक प्रदेश, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक प्रदेश, विभिन्न प्रकार के हमारे जो बंदरगाह हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इन सब बातों का अध्ययन हमारा आर्थिक भूगोल में किया जाता है। तो ये आपका भौतिक भूगोल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, मानव भूगोल, मानव अधिवास और आर्थिक भूगोल, इनमें जो है इन सब बातों का हमें अध्ययन करना है, इनके बारे में जानना है। इसके अलावा आता है फिर लास्ट में भारत। तो भारत में भारत का संपूर्ण भूगोल का आपको अध्ययन करना है। भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, पड़ोसी देश, भारत की जलवायु, जनसंख्या, यहाँ का धरातल, यहाँ का उच्चावच, भारत की नदियाँ, भारत की जलवायु, भारत की वर्षा, भारत के वन संसाधन, भारत के खनिज संसाधन, भारत का व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत के पड़ोसी देशों से संधियाँ, समझौते, या भारत का अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय समस्याएं, इन सब बातों, भारत की जनसंख्या, भारत की कृषि, औद्योगिक कृषि, व्यापारिक कृषि, भारत के उद्योग धंधे, खनन व्यवसाय, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सभी प्रकार के व्यवसाय, भारत की जनसंख्या, स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य, इन सब बातों का अध्ययन जो है वह भारत के भूगोल में करना है। तो भारत का संपूर्ण भूगोल, जिसमें आपका स्थिति, विस्तार, उच्चावच, जलवायु, जनसंख्या, उद्योग धंधे, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सामरिक महत्व, भारत के लगे हुए पड़ोसी देश, उनसे उनका संबंध, अंतर्राष्ट्रीय सीमा समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, हिंद महासागर का सामरिक और आर्थिक महत्व, इन सब बातों का जो अध्ययन वह भारत भूगोल के अंतर्गत किया जाएगा। तो भूगोल में जो हमें पोर्शन पढ़ने हैं, भौतिक भूगोल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, मानव अधिवास और भारत। इसके अलावा आपका जो दूसरा विषय नागरिक शास्त्र है, नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना है। तो नागरिक शास्त्र का जो सिलेबस है, अगर आप नागरिक शास्त्र का चुनाव करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, यह काफ़ी आसान भी होगा, काफ़ी इंटरेस्टेड विषय है और इससे आपकी जो है तैयारी जो है काफ़ी अच्छी होगी। हमें नागरिक शास्त्र के अंतर्गत नागरिक शास्त्र की परिभाषा,
उसका विषय क्षेत्र, इसके अलावा राज्य, राज्य की परिभाषा, राज्य के निर्माणक तत्व, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं, उन विद्वानों के विचारों के बारे में। इसके अलावा कुछ राजनीतिक अवधारणाएं हैं, प्राचीन से लेकर के अभी विद्वानों ने कुछ अपने राजनीतिक संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन विचारधाराओं को। संप्रभुता क्या है, कानून एवं दंड क्या होता है, दंड के सिद्धांत क्या है, स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या होती है, स्वतंत्रता की परिभाषा, उनका विषय क्षेत्र, समानता, समानता क्या है, नागरिकता क्या है, नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जा सकता, नागरिकता कैसे छोड़ी की जा सकती, नागरिकता होती क्या है, इन सब बातों का। साथ ही प्रजातंत्र, अधिनायक तंत्र, राजनीतिकवाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद, फांसीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, ये सब विचारधाराएं हैं जो पहले मौजूद थी, कुछ आज भी मौजूद है। जैसे आज वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रजातंत्र प्रचलित है। इससे पहले जो व्यक्तिवाद, बहुत सारे लोगों ने व्यक्तिवाद का समर्थन किया है, कुछ लोगों ने उदारवाद का समर्थन किया, बहुत सारे लोगों ने फांसीवाद का। तो ये होता क्या है, व्यक्तिवाद, उदारवाद, फांसीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, प्रजातंत्र, अधिनायक तंत्र, ये जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है देश प्रशासन को चलाने के लिए, इस संबंध में लोगों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। इन बातों का अध्ययन हमें करना है। इसके अलावा कुछ राजनीतिक दार्शनिक हैं, जैसे प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, हॉब्स हैं, लॉक हैं, रूसो हैं, बेंथम हैं, जेएस मिल हैं, मनु हैं, कौटिल्य हैं, गांधी हैं। ये राजनीतिक विचारक दार्शनिक हैं और इन दार्शनिकों के बारे में हमें इनका पूरा विधिवत अध्ययन करना, यानी इन लोगों ने किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त की, इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में क्या कार्य किया है, इन्होंने क्या कौन सी किताबें लिखी हैं, इनकी रचनाएं क्या थी, इनके सुवाक्य क्या थे, इन्होंने कुछ कोटेशन भी दिए, कभी कभी कोटेशन भी पूछता है, उन कोटेशन के बारे में, इनके राजनीतिक जीवन के बारे में, इन सब बातों के बारे में हमें जानना। तो इन दार्शनिकों के बारे में आपको पढ़ना, जिसमें प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जेएस मिल, मनु, कौटिल्य, गांधी हैं। इसके अलावा शासन एवं राजनीति, शासन क्या होती है, राजनीति क्या होती है, संविधान के बारे में पढ़ना। तो संविधान में खास करके भारतीय संविधान के संदर्भ में हमें अध्ययन करने हैं। हमारा संविधान कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके अनुच्छेद क्या है, इसकी धाराएं क्या है, इसके अंतर्गत अधिकार, कर्तव्य, सब किस प्रकार से शासन व्यवस्था को बांटा गया है, इन सब बातों का अध्ययन। भारतीय संविधान है, उसकी परिभाषा, वर्गीकरण। इसके अलावा सरकार क्या होती है, सरकार के प्रकार क्या होते हैं, सरकार के कार्य क्या होते हैं, सरकार। इसके अलावा शासन व्यवस्था क्या है, संसदात्मक शासन व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था। ये शासन व्यवस्थाएं हैं। इन शासन व्यवस्था के बारे में कि संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, उसके गुण और दोष क्या होते हैं, और किन देशों में संसदात्मक शासन व्यवस्था लागू है, कहाँ नहीं है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाएं क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, अध्यात्मक शासन व्यवस्था किन देशों में लागू है, एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है। इसके अलावा इसी तरह से संघात्मक शासन व्यवस्था, सरकार के अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका होती है, एक व्यवस्थापिका होती है, एक न्यायपालिका। तो कार्यपालिका क्या है, व्यवस्थापिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, इनका निर्माण कैसे होता है, इनका कार्य क्या होता है, ये किस प्रकार से शासन प्रशासन में भागीदारी करते हैं, शासन व्यवस्था को कैसे मैनेज करते हैं, इस बात का। प्रत्येक प्रजातांत्रिक देशों में एक निर्वाचन की प्रणाली बनाई गई है। तो निर्वाचन क्या है, निर्वाचन क्या होता है, निर्वाचन के प्रकार क्या है, निर्वाचन की पद्धतियां क्या हैं, किन किन देशों में निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है। जो भी प्रशासनिक हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जो भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति जो है वह किस प्रकार से की जाती है। इसके अलावा निर्वाचन करवाने के लिए एक आयोग का गठन होता है, जिसे हम चुनाव आयोग कहते हैं। चुनाव आयोग का निर्माण कैसे होता है, उसके कार्य हैं, वह कार्य किस प्रकार से करता है। इसके अलावा प्रजातांत्रिक देशों में राजनीतिक दल होते हैं। तो राजनीतिक दल होते क्या हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, उनके उद्देश्य क्या होते हैं, कौन कौन से राजनीतिक दल हैं, उन दलों का निर्माण कौन हुआ, किसने किया, कब हुआ और किसने किया, विशेषकर इन बातों पर फोकस होना चाहिए। मतदान क्या होता है, यानी जो हम वोट देने जाते हैं वह उसको कैसे लाया गया। तो मतदान होता क्या है, मतदान किनको देना है, किनको नहीं देना है, किसके लिए लागू होता है।
इसके अलावा हमारे कुछ विचारक हैं, गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, सुभाष, जिन्ना, ये कुछ राजनीतिक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान दिया है, हमारे राष्ट्र स्वतंत्रता में क्या योगदान दिया है, उन बातों का। इसके अलावा मौलिक अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार का उपयोग क्या है, उसमें इन सब बातों का, नीति निर्देशक तत्व क्या है, संघ सरकार क्या है, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, इसके अलावा जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, स्थानीय प्रशासन, राज्य प्रशासन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनकी नियुक्ति, इनके कार्य और संविधान के किन भागों में, अनुच्छेदों में इनके बारे में क्या कहा गया है, क्या लिखा गया है, केंद्र और राज्य का क्या संबंध होता है, इन सब बातों का जो है हमको करना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी पॉपुलर है, जैसे संसद हो गया, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, सांप्रदायिकतावाद है, लोकपाल है, लोकायुक्त है, इन सब बातों का खास करके भारत के संदर्भ में हमको अध्ययन करने हैं कि जातिवाद क्या है, जो खास करके आजकल बहुत ही प्रचलित होता चला जा रहा है। सांप्रदायिकता है, जो धर्म जाति के नाम पर अलग अलग जो है लड़ाई झगड़े अपना इस तरह की चीज़ें हो रही है कि वह लोकपाल है, लोकायुक्त है, इन सब बातों का अध्ययन आपको राजनीति शास्त्र में, नागरिक शास्त्र में आपको करना है। तो यह सामाजिक विज्ञान के सामाजिक विज्ञान पोर्शन के जो 2 भाग हैं आपके, भूगोल और नागरिक शास्त्र। तो कुल 4 विषय आपके आते हैं सामाजिक विज्ञान में, जिसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल और नागरिक शास्त्र। इनमें से 2 विषय आपको चूज करने हैं, जिसमें भूगोल के साथ आप नागरिक शास्त्र का भी चुनाव कर सकते हैं और शास्त्र का भी चुनाव कर सकते हैं। इसी तरह आप इतिहास एक आपका कंपल्सरी होगा, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो इतिहास के साथ आपको नागरिक शास्त्र या अर्थशास्त्र में से कोई एक विषय चुना। लेकिन अगर नागरिक शास्त्र का चुनाव करते हैं तो यह आपके लिए सबसे बेटर होगा। तो इस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आपके डिस्प्ले पर जो लिंक दिया गया है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए और सारी जानकारी आप उस पर उपलब्ध कराइए, आपको उस पर सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।